सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अष्टमी कक्षा के चतुर्दश पाठ आर्यभट्ट को पढ़ेंगे। तो आर्यभट्ट कौन थे और उनको क्यों हमारी पुस्तक में सम्मिलित किया गया है, इन सब जिज्ञासाओं का उत्तर हमें पाठ पढ़ने पर मिलेगा। तो कुछ जानकारी हम उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आर्यभट्ट एक वैदिक ज्ञान विज्ञान परंपरा के कुशल निर्वाहक और प्रबुद्ध मनीषियों में अग्रगण्य थे। उन्होंने अनेक गणितीय सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और उन्होंने सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चलायमान है इस सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया। उन्होंने वेधशालाएं स्थापित की और उन्होंने ग्रहण आदि के विचार को भी वैज्ञानिक तरीके से प्रतिपादित किया। पहले हमारे समाज में होता था कि जब ग्रहण हुआ है वो राहु केतु नामक दो दानवों के कारण ग्रहण हुआ है। उन्होंने इस जो विचारधारा थी इसका खंडन करते हुए गणितीय आकलन के द्वारा उन्होंने प्रतिपादित किया कि ग्रहण में राहु केतु नामक दानव कारण नहीं है, ग्रहण में सूर्य चंद्र और पृथ्वी ये तीन ही कारण हैं और इन्हीं तीन कारणों के कारण ग्रहण लगता है। इस विचारधारा के कारण उनको तत्कालीन विद्वानों का उपहास पात्र बनना पड़ा और उनका विरोध हुआ, पर वो डिगे नहीं और उनकी जो दृष्टि थी वो कालातिगामिनी दृष्टि थी, अर्थात काल को भी लांघने वाली। उनकी दृष्टि में काल का भी कोई असर नहीं था। वो आज भी वैसे ही है और कल भी वैसे ही है, कल भी वैसे ही रहेगी। तो इसी प्रकार से इन सब वस्तुओं को देखते हुए हमारे पाठ में, हमारे जो चतुर्दश पाठ है उसका नाम आर्यभट्ट रखा गया है और आर्यभट्ट हमारे पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित है। तो अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे और उनके विचारों को जानेंगे। कक्षा अष्टमी चतुर्दशः पाठः आर्यभट्टः। पूर्वदिशायाम् उदेति सूर्यः, पश्चिम दिशायां च अस्तं गच्छति इति दृश्यते हि लोके, परं न अनेन अवबोध्यमस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः, यहाँ पर हमने कुछ कठिन शब्दों का चयन किया है। पहले हम उनका अर्थ समझते हैं। उदेति अर्थात उदय होता है। उत उपसर्ग पूर्वक इणगतौ धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है उदेति। उदेति सूर्यः पूर्व दिशायाम उदेति, पश्चिम दिशायां च अस्तं गच्छति इति दृश्यते। दृश्य धातु आत्मनेपदात्मकम, प्रथम पुरुष लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन दृश्यते अर्थात दिखाई देता है। और यहाँ पर जो ही शब्द है ये है अव्यय, ये निश्चयार्थक अव्यय पद है जो निश्चय का बोध कराता है। परम न अनेन अवबोध्यमस्ति, अवबोध्यम अव उपसर्ग पूर्वक बुध धातु ण्यत् प्रत्यांत रूपम अवबोध्यम अर्थात जाना जाता है। क्या जाना जाता है? यत् सूर्यो गतिशील इति, क्या सूर्य गतिशील है। परम न अनेन अवबोध्यमस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। अस्तु, अब इसका हम अर्थ देखते हैं। जो सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशायां च अस्तं गच्छति, अस्तं कुत्र गच्छति? पश्चिम दिशायां अस्तं गच्छति। सूर्य पूरब से उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। इति यह दृश्यते ही लोके, ऐसा लोक में निश्चित रूप में देखा जाता है। लोके अर्थात जगति संसारे, दृश्यते ही निश्चयेन दृश्यते। परंतु न अनेन, न अनेन अनेन अर्थात इससे, पर इससे, परम न अनेन अवबोध्यमस्ति, पर इससे यह नहीं जाना जाता। अवबोध्यम अर्थात जाना जाता है, इससे यह नहीं जाना जाता यत जो सूर्य अर्थात जो सूर्य है वो गतिशील है। ठीक है, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। ये हम सब संसार में देखते हैं, पर इससे यह नहीं जाना जाता कि सूर्य गतिशील है।
ठीक है, आगे चलते हैं। सूर्योचलः पृथिवी च चला या स्वकीये अक्षे घूर्णति इति सांप्रतं सुस्थापितः सिद्धांतः। अर्थात सूर्योचल, सूर्य अचल अर्थात स्थिर गतिहीन। अचल अकारांत पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति में रूप चलेंगे इसके। सूर्यो अचल अर्थात सूर्य अचल है अर्थात स्थिर है। पृथ्वी च चला और पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी च चला चंचला अस्थिरा गतिशीला। ठीक है, पृथ्वी चंचल है, गतिशील है, अस्थिर है। या स्वकीय अक्षय घूर्णति, या अर्थात जो स्वकीय, स्वकीय अर्थात अपने, अक्षय अक्षय अर्थात धुरी, धुरी पर, अपनी धुरी पर, घूर्णति घूर्ण भ्रमणे धातु लट लकार प्रथम पुरुषस्य एक वचनम। घूर्णति अर्थात घूमती है। सूर्य अचल है, पृथ्वी च चला, पृथ्वी चंचला है, जो स्वकीय अक्षय घूर्णति, जो अपने अक्ष में घूर्णति घूमती है। इति ऐसा सांप्रतम, सांप्रतम अपि अव्ययपदम, सांप्रतम अर्थात इस समय सुस्थापितः सिद्धांतः, सुस्थापित सुष्ठु स्थापितः, सम्यक रूपेण स्थापितः सिद्धांतः, वह सम्यक रूप से स्थापित एक सिद्धांत है। अस्तु। सूर्योचलः पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षय घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांत। अर्थात सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चलायमान है, गतिशीला है, चंचला है। कैसी चंचला है? जो अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक है, अपनी धुरी पर घूमती है। ऐसा क्या है? इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांत, ऐसा इस समय सिद्धांत स्थापित है। अब पृथ्वी की भी गति कैसी है? पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। एक होती है घूर्णन, उसको बोलते हैं परिभ्रमण, रोटेशन, और एक होता है परिक्रमण, अर्थात घूर्णन परिभ्रमण के कारण दिन रात होते हैं। सूर्य जो पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है उसे बोलते हैं परिभ्रमण, और जब पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाते लगाते सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसे बोलते हैं परिक्रमण, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं रिवॉल्वेशन। तो इसे बोलते हैं परिक्रमण, अर्थात पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग बनाते हुए 365 दिन या 6 घंटे में उसका चक्कर पूर्ण करती है। इससे क्या होता है? इसे वार्षिक गति भी कहते हैं। इसकी वजह से मौसम बदलाव होता है। अस्तु, तो अब हम आगे चलते हैं। सिद्धांतोयम प्राथम्येन येन प्रवर्तितः। सिद्धांतोयम अयम अर्थात यह सिद्धांतः प्राथम्येन सर्वप्रथम येन प्रवर्तितः, प्रारंभ किया, स्थापितः या प्रवृत्ति करी किसी भी सिद्धांत की। सिद्धांतोयम प्राथम्येन येन प्रवर्तितः, अर्थात ये सिद्धांत सर्वप्रथम जिसने प्रवर्तित किया, प्रारंभ किया। कौन सा सिद्धांत? सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला वर्तते, ये सिद्धांत। सूर्यो अचल पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षय घूर्णति, इस जो ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत प्राथम्येन येन प्रवर्तित, अर्थात सबसे पहले जिसने प्रवर्तित किया, स आसीत महान गणितज्ञ, वह आसीत अर्थात था या थे, महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्च आर्यभट्टः। महान गणितज्ञ अर्थात गणित को जानने वाले, और ज्योतिर्विच्च और ज्योतिर्विद और ज्योतिर्विद्याओं को जानने वाले कौन थे? आर्यभट्ट थे। ज्योति ही अर्थात ग्रह गणितम ज्योतिषम, जो ज्योतिष है उसे बोलते हैं ग्रह की गणितों को, और उस ग्रह गणितों को, उन ग्रहों की गणितों को जो जानने वाला है उसे बोलते हैं ज्योतिषी। तो वही ज्योतिषी भी थे। ज्योतिर्विच्च आर्यभट्टः। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा। ठीक है, तो उन्होंने एक काम और किया। क्या किया? पहले एक और परंपरा थी, पृथ्वी स्थिरा वर्तते, जो पृथ्वी है वो स्थिर है, इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ी, ये परंपरा से, जो हमारे परंपरा से चलती हुई, हमारी परंपरा में एक क्या थी? एक रूढ़ी थी। वो रूढ़ी क्या थी? पृथ्वी स्थिरा वर्तते, जो पृथ्वी है वो स्थिर है। ऐसी रूढ़ी का
तेन प्रत्यादिष्टा, तेन अर्थात उन्होंने, प्रत्यादिष्टा अर्थात खंडन किया। किस प्रकार से खंडन किया कि सूर्य अचलः पृथ्वी च चला, ये सिद्धांत देकर आर्यभट्ट ने इसका खंडन किया। तो देखते हैं इसको और अच्छी तरह समझते हैं। सिद्धांतोयम प्राथम्येन येन प्रवर्तितः स आसीत् महान गणितज्ञः ज्योतिर्विच्च आर्यभट्टः, अर्थात इस सिद्धांत को जो हमने पहले बताया था, इस सिद्धांत को सर्वप्रथम जिन्होंने प्रारंभ किया, अर्थात जिन्होंने इसका प्रारंभ किया, वह कौन थे? महान गणितज्ञः ज्योतिर्विच्च और ज्योतिषी आर्यभट्ट थे। आसीत अर्थात थे, भूतकालिक प्रयोग है, थे। और उन्होंने किसका खंडन किया? उन्होंने एक सिद्धांत का खंडन भी किया। वो खंडन ये है, पृथ्वी स्थिरावर्तते, पृथ्वी स्थिर है। क्योंकि हम पृथ्वी में खड़े रहते हैं तो हमें लगता है पृथ्वी स्थिर है, पर ऐसा नहीं है। पृथ्वी स्थिरावर्तते इति परंपरया प्रचलिता, अर्थात ये परंपरा से चली हुई आ रही रूढ़ी को तेन प्रत्यादिष्टा। अब हमारे दिमाग में एक जिज्ञासा होती है कि रूढ़ी शब्द क्या है? रूढ़ी अर्थात समुदाय सत्यात्मिका रूढ़ी, अर्थात परंपरा से चली हुई आ रही ऐसी कोई धारणा, प्रथा जिसे साधारणतया सभी लोग मानते हैं और उसका लोक में पालन होता हो। जैसे बिल्ली का रास्ता काट देने से कहते हैं कि अब अशुभ होगा, ये रूढ़ी आ रही है। ऐसी रूढ़ी शब्द भी होते हैं, जैसे पंकज है, पंक अर्थात कीचड़, उससे उत्पन्न रूढ़ी, पंकज कीचड़ हो गया। इस प्रकार से कीचड़ से तो बहुत वस्तुएं उत्पन्न होती, बहुत चीज़ें उत्पन्न होती हैं, पर पंकज जो है वो कमल का पर्याय बन गया, रूढ़ी शक्ति से वहाँ सिद्ध हो गया। इसी प्रकार से रूढ़ी आ रही थी। कौन सी रूढ़ी थी? पृथ्वी स्थिरावर्तते। इस रूढ़ी का उन्होंने तेन आर्यभट्टेन प्रत्यादिष्टा अर्थात खंडन किया। और ज्योतिर्विद भी लिखा था, ग्रह गणितम ज्योतिषम, अर्थात ज्योतिर्शास्त्र में ग्रह नक्षत्रों के वैदिक सिद्धांतों को जानने वाला उसे बोलते हैं ज्योतिर्विद। तो आगे चलते हैं। तेन उदाहृतम, उन्होंने एक उदाहरण भी दिया इसलिए अपनी आर्यभट्टियम पुस्तक में। क्या उदाहरण दिया? तेन उदाहृतम, उदाहृतम अर्थात उदाहरण दिया। उत आंग उपसर्ग पूर्वकौ हृधातु तः प्रत्यांत उदाहृतः, फिर बनेगा, फिर प्रथमा विभक्ति एक वचन में नपुंसक लिंगांत रूप है उदाहृतम। तेन उदाहृतम यद गतिशीलायाम नौकायाम, गतिशील अर्थात चलती हुई नौका में, सप्तमी में बनेगा नौकायाम। उपविष्टः अर्थात बैठा हुआ, उपसर्ग पूर्वक विष धातु है, बैठा हुआ, ता प्रत्यांत रूप है उपविष्टः। मानवः मनुष्य नौकाम स्थिराम अनुभवति, नौका को स्थिर अनुभव करता है। उन्होंने क्या उदाहरण दिया कि गतिशील नौका में बैठा हुआ मानव नौका में इस नौका का स्थिर अनुभव करता है, अर्थात वो सोचता है कि नौका रुकी हुई है। अन्यांच पदार्थान गतिशीलान अवगच्छन्ति और अवगच्छति, और अन्य पदार्थों को वो देखता है कि गतिशील हैं। अपना जिस नौका में बैठा है वस्तुतः वो गतिशील है, पर उसको ऐसा लगता है कि वो एक स्थिर नौका में बैठा है और जो अन्य पदार्थ हैं वो सब गतिशील हैं, गतिशील दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम और समझते हैं। तेन उदाहृतम यत् गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः मानवः, गतिशील नौका में, ठीक है, चलती हुई नाव में बैठा हुआ मनुष्य नौकाम स्थिराम अनुभवति, नौका को कैसा समझता है? स्थिर समझता है, अर्थात सोचता है वो कि मैं स्थिर वस्तु में बैठा हूँ। और अन्य जो पदार्थ हैं उसके आगे के जो दूसरी चीज़ें हैं, वस्तुतः जो जंगल आदि जो होगा ना, जल के पास जो भी वस्तुएं होंगी उनको क्या समझता है? अन्यान पदार्थन, और दूसरे पदार्थों वस्तुओं को क्या समझता है? वो गतिशील समझता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम पृथ्वी में रहते हैं तो पृथ्वी में हम क्या उसको स्थिर अनुभव करते हैं, अन्य पदार्थों को गतिशील समझते हैं। जैसे सूर्य पूर्व से उदय हो रहा है, पश्चिम में जा रहा है, तो सूर्य वस्तुतः स्थिर है, पृथ्वी है वो ही चंचला है, वो ही गतिशीला है। ठीक है, एवमेव गतिशीलायाम पृथिव्याम अवस्थितः मानवः पृथ्वीं स्थिराम अनुभवति सूर्यादिग्रहांच गतिशीलान वेत्ति। एवमेव, इसी प्रकार से, एवमेव अर्थात इसी तरह से, इसी प्रकार से, गतिशीलायाम, गतिशील अर्थात गतियुक्त, पृथिव्याम अर्थात पृथ्वी में, गतिशीलाम अर्थात गतियुक्त पृथ्वी में, अवस्थितः अर्थात स्थित, सम्यक प्रकार से स्थित जो मानव अर्थात जो मनुष्य पृथ्वीं स्थिराम अनुभवति, पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है। और सूर्यादि ग्रहांच गतिशीलान वेत्ति, और सूर्यादि ग्रहों को गतिशीलान वेत्ति, वेत्ति विद ज्ञाने धातु से बना है,
जानता है। देखिए इसी तरह जब पृथ्वी में हम स्थित मनुष्य पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील समझता है, जिस प्रकार से नौका में बैठा हुआ मनुष्य नौका को स्थिर समझता है और उसके अन्य चारों तरफ जो अन्य पदार्थ हैं उनको गतिशील समझता है, उसी प्रकार से पृथ्वी पर अवस्थित जो मनुष्य है वो इस गतिशील पृथ्वी में अवस्थित होते हुए भी सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील समझता है और पृथ्वी को स्थिर समझता है। ठीक है, तो आगे अब 476 तमे ख्रिस्ताब्दे, ख्रिस्ताब्दे अर्थात ईस्वीय वर्ष, ईस्वी वर्ष, ख्रीष्ट आब्दे, अब्द माने होता है वर्ष, शताब्दी, तो ईस्वीय वर्ष 476 तमे ख्रीष्टाब्दे आर्यभट्टः जन्म लब्धवान् इति। आर्यभट्ट ने कब जन्म लिया? 476 तमे ख्रीष्टाब्द, ईस्वीय वर्ष। अब 476 को संस्कृत में हम बोलते हैं 67+400तमे वर्षे, 67+, बोलते हैं 76 को 76 को, और 76 से 76 से 400 ज़्यादा है तो 400तमे अधिक, 400तमे या 400 से अधिक 76 है। कैसे भी बोल सकते हैं कि 76 से अधिक 400 है या 400 से अधिक 76 है। जैसे 67 अर्थात 76 अधिक है 400तमे वर्षे, 400 वर्षों से। तो 476 तमे ख्रीष्टाब्दे आर्यभट्टः जन्म लब्धवान्, आर्यभट्ट ने जन्म लब्धवान् अर्थात प्राप्त किया। लब्धवान् तवतु प्रत्यांत रूप है। ठीक है, जन्म प्राप्त किया। तेनैव उनके द्वारा विरचित आर्यभटीयम अर्थात आर्यभटीय नामक इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम। यह जो हम बता रहे हैं उन्होंने इस समय जन्म लिया, तो ये उनके ग्रंथ से आर्यभटीयम जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में उल्लिखित है। ग्रंथे उल्लिखितम तेनैव विरचित अर्थात उनके द्वारा विरचित आर्यभटीयम नामक इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम, इस ग्रंथ में उल्लिखित है। ग्रंथोऽयम्, अयम ग्रंथः, अयम ग्रंथः, ग्रंथ शब्द पुल्लिंग तो अयम भी पुल्लिंग, अयम ग्रंथः तेन 23तमे वयसि विरचितः। जो ये ग्रंथ था आर्यभटीयम, तो इन्होंने कब इसकी रचना की? 23तमे वयसि, वयसि वयस सकारांत पुल्लिंग शब्द, नपुंसकलिंग शब्द है वयस, सप्तम एक वचनांत रूप है वयसि। ठीक है, वयसि विरचितः, विरचितः विउपसर्ग पूर्वरच धातुक्तः प्रत्यांत विरचितः। ठीक है, तो विरचितः। अब इसको हम दोबारा समझेंगे। 476 ईस्वीय वर्ष में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। आर्यभट्टः जन्म लब्धवान्, जन्म प्राप्त किया। तेनैव अर्थात तेन एव उनके ही द्वारा विरचित अर्थात लिखित आर्यभटीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम। ये जो चर्चा है ये सब उनके द्वारा आर्यभटीयम ग्रंथे इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम, इसका उल्लेख उन्होंने कहाँ किया है? आर्यभटीयम ग्रंथ में किया है। ग्रंथोऽयं तेन 23तमे वयसि विरचितः। यह ग्रंथ उन्होंने कितनी आयु में लिखा? वयसि अर्थात आयु, कितनी आयु में लिखा? 23तमे वयसि अर्थात 23 अर्थात 23 वर्ष की आयु में रचा। ठीक है, तो आर्यभटीयम जो ग्रंथ है, हमने बुक बनाई है यहाँ पर, तो ये एक ज्योतिष शास्त्र का ग्रंथ है, अर्थात ज्योतिष शास्त्र के गूढ़ रहस्य और गणितीय सिद्धांतों का प्रतिपादन, वैदिक गणितीय सिद्धांतों का प्रतिपादन आर्यभट्ट ने इस ग्रंथ में किया है। तो अब हम आगे चलते हैं। ऐतिहासिक स्त्रोतोभिः ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रं निकषा आर्यभटस्य वेधशाला अस्ति, वेधशाला आसीत्। अनेन इदम् अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमिः पाटलिपुत्रमेव आसीत्। ठीक है, अब एक चीज़ और बता रहे हैं आर्यभट्ट की वेधशाला के बारे में। ऐतिहासिक स्त्रोतों भी, स्त्रोत अर्थात स्त्रोतों से, सोर्सेस, ऐतिहासिक स्त्रोतों से ज्ञायते यत्, ज्ञायते अर्थात जाना जाता है, ज्ञा धातु, आत्मनेपदी धातु ज्ञा धातु, तो ज्ञायते बनता है प्रथम पुरुष एक वचन में। ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम अर्थात पाटलिपुत्रम अर्थात जो अभी हमारा पटना है, पाटलिपुत्र प्राचीन नाम था उसका, पाटलिपुत्रम निकषा, निकषा अर्थात समीप, अव्यय। अभी देखो निकषा शब्द है तो यहाँ पर
इस निकषा शब्द के कारण यहाँ पर पाटलिपुत्र में द्वितीया हो गई है। अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगी भी एक सूत्र है। तो ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निकषा, पाटलिपुत्र के समीप आर्यभटस्य वेधशाला आसीत्, आर्यभट्ट की वेधशाला थी। वेधशाला को हम अभी बताएंगे आगे। आर्यभट्ट की वेधशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते, अनेन अर्थात इससे या इसके द्वारा, इदम अर्थात यह, अनुमीयते अर्थात अनुमान किया जाता है, यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्, उनकी कर्मभूमि अर्थात जहाँ पर उन्होंने कार्य किए, जहाँ पर उन्होंने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, वो कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत् अर्थात पटना ही थी। पाटलिपुत्रम एव अर्थात ही, आसीत अर्थात थी। इससे ज्ञात होता है उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र थी। ठीक है। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते अर्थात ऐसी ऐतिहासिक स्रोतों से जाना जाता है या पता चलता है कि पाटलिपुत्रम निकषा, पाटलिपुत्र के निकट आर्यभटस्य वेधशाला आसीत, आर्यभट्ट की वेधशाला थी। अब वेधशाला क्या शब्द है, वेधशाला कहते किसे हैं, तो वेधशाला के बारे में जानते हैं, जहाँ पर ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का अध्ययन किया जाता है कि इस समय कौन सा ग्रह कहाँ पर है, इस समय किस नक्षत्र की स्थिति कैसी है, उनका विश्लेषण किया जाता है, उसे वेधशाला कहते हैं। और इन वेधशालाओं का निर्माण भी कुछ खगोलीय महत्व वाले स्थानों में होता है। जैसे उज्जैन में हमारी वेधशाला है प्राचीन, जैसे जंतर मंतर दिल्ली का, जयपुर का, ऐसे ग्रीनविच जो है वो सब वेधशालाएँ हैं। उनसे ग्रह नक्षत्र की स्थिति का अध्ययन किया जाता है, समय का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत, आर्यभट्ट की वेधशाला थी। कहाँ पर थी, पाटलिपुत्रम निकषा अर्थात पाटलिपुत्र के समीप। अनेन इदम अनुमीयते, और इससे यह अनुमान लगाया जाता है, अनेन इदम अनुमीयते, अनेन अर्थात इससे, इदम अर्थात यह, अनुमीयते अनुमान किया जाता है, तस्य उनका, कर्मभूमि अर्थात कार्य क्षेत्र, जहाँ पर उन्होंने कुछ जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन उनके द्वारा निहित है हमारे आर्यभट्टियम पुस्तक में, सब उन्होंने पाटलिपुत्र में आसित अर्थात वो पाटलिपुत्र में ही किया होगा या पाटलिपुत्र में ही था। उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र थी। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते, आर्यभट्ट का योगदान अधिकतम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते, गणित ज्योतिष के साथ संबंधित है। अब गणित ज्योतिष में कैसे संबंधित है, यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति, आदधाति अर्थात प्राप्त करते हैं, रखते हैं, जहाँ पर संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति, जहाँ पर संख्याओं का आकलन महत्व रखता है। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते, यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति, जहाँ पर संख्याओं का आकलन ही महत्व रखता है। आर्यभट्टः फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति स्म, आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में न विश्वसिति स्म, विश्वास नहीं रखते थे या कम विश्वास रखते थे। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में कम विश्वास रखते थे। अब ये गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष क्या है, इसको हम अभी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, पहले पढ़ते हैं। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबंधम वर्तते, योगदानम अर्थात सहयोगम, कार्यम किसके साथ था, गणित ज्योतिष के साथ उनका ज़्यादा संबंध था, जहाँ पर संख्याओं के आकलन का महत्व होता है। आकलन अर्थात गणना, हम किसी चीज़ का आकलन करते हैं, गणना करते हैं। ठीक, तो विश्वसिति, वी उपसर्ग पूर्वक स्वस्थ धातु लट लकार प्रथम पुरुषस्य एक वचनम विश्वसिति, स्म से यहाँ पर भूतकाल बन गया। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष में विश्वास नहीं रखते थे। तो अब हम देखते हैं दोबारा से। अब ज्योतिष की बात आई तो ज्योतिष, गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष दो शब्द आए। तो गणित ज्योतिष किसे कहते हैं, इसमें संख्याओं के द्वारा काल की गणना की जाती है। ठीक है, इसमें जो संख्याएं हैं, ये गणित ज्योतिष में संख्याओं के द्वारा काल की गणना की जाती है। और फलित ज्योतिष में क्या किया जाता है, ग्रह नक्षत्र आदि की स्थिति के आधार पर, उस समय क्या ग्रह हैं, क्या नक्षत्र हैं, इनकी आदि की स्थिति के आधार पर कर्मादि का, भाग्य कर्मादि का विवेचन किया जाता है। ठीक है, तो वो फलित ज्योतिष में विश्वास नहीं रखते थे या कम रखते थे। गणित पद्धत्या अर्थात गणित पद्धति या तरीके से, गणित पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम,
अर्थात गणित पद्धत्या गणितीय तरीके से गणितीय पद्धति से कृतम आकलनम किए हुए आकलन, कृतम अर्थात किया हुआ, आकलनम गणना, आधृत्य गणितीय पद्धति से की हुई गणना के आधार पर, आधृत्य एवं आधार पर ही तेना प्रतिपादितम, उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। क्या प्रतिपादित किया गया? यद ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानवौ नास्ति कारणम, ग्रहण में जो ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उसमें राहु केतु नामकौ दानवौ नास्ति कारणम, उस ग्रहण में राहु केतु नामक जो दानव थे वो कारण नहीं है। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, उस ग्रहण में कौन कौन कारण है? सूर्य, चंद्र और पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, ठीक है, त्रीणि एव कारणानि, उसमें तीन ही कारण हैं। तो पद्धत्या अर्थात तरीके से, कृतम क्रिय धातु है, क्ता प्रत्यांत रूप है, किए गए, आकलनम गणनम आधृत्य आधार, आधारित करते हुए, कारणम, तो इसको हम अच्छी तरीके से और समझते हैं। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यद ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानवौ नास्ति कारणम तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि सन्ति। तो पहले हमारे समाज में जब ग्रहण होता था तो हमारे यहाँ एक रूढ़ी थी कि जब ग्रहण लगता है तो वहाँ पर राहु और केतु नामक दानवों के कारण ग्रहण लगता है राहु केतु दानवों के कारण। पर इन्होंने इस रूढ़ी का भी प्रत्यादिष्ट अर्थात खंडन किया। किस प्रकार से खंडन किया? गणितीय पद्धत्या आकलनम आधृत्य कृतम तेन खंडनम, अर्थात गणित शास्त्र की पद्धति के द्वारा उन्होंने आकलन करके इसका खंडन किया कि जो ग्रहण है उसमें राहु केतु नामक दानवौ नास्ति कारणम, उसमें राहु केतु नामक दानव जो है वो कारण नहीं है। वहाँ पर फिर कौन है कारण? कोई ना कोई कारण तो होगा। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि कारणानि, उस ग्रहण में सूर्य चंद्र और पृथ्वी ये ही तीन कारण हैं। देखिए, ग्रहण एक खगोलीय अवस्था है जिसमें कोई खगोलीय पिंड जैसे ग्रह या उपग्रह किसी के स्रोत जैसे सूर्य और खगोलीय पिंड जैसे पृथ्वी के बीच में आ जाते हैं। इससे प्रकाश कुछ समय के लिए अवरोध हो जाता है, ठीक है, तो उसको ग्रहण बोलते हैं और वो हमको पूर्ण रूप से दिख नहीं पाता और उसे बोलते हैं ग्रहण, जब प्रकाश को रोक दिया जाता है किसी खगोलीय पिंड के द्वारा। और इसमें तीन ही कारण हैं ग्रहणों में, सूर्य चंद्र और पृथ्वी। तो आगे चलते हैं। अब ग्रहण कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। सूर्यम परितः भ्रमन्त्याः पृथिव्याः चंद्रस्य परिक्रमापथेन संयोगाद ग्रहणम भवति। सूर्यम परितः अर्थात चारों ओर, परितः शब्द भी यहाँ पर उपपद विभक्ति है, तो अभितः परितः, इसके हिसाब से सूर्य में भी द्वितीय विभक्ति हो गई। सूर्य के चारों ओर, परितः अर्थात चारों ओर, भ्रमन्त्याः पृथिव्याः, ठीक है, सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी जब चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगाद ग्रहणम भवति। चंद्र के परिक्रमा पथेन संयोगाद, चंद्र के परिक्रमा पथ से अर्थात चंद्रमा के घूमने से मार्ग के संयोग के कारण, चंद्र की जब के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है और उस घूमने के बीच में जब चंद्र का उस परिक्रमा पथ में संयोग हो जाता है उसके कारण ग्रहण होता है। यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणम भवति। अब चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं ये बता रहे हैं। यदा अर्थात जब, पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणम भवति। यदा अर्थात जब, पृथिव्याः पृथ्वी के छायापातेन छाया से चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, चंद्र का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है अर्थात रुक जाता है, तब
चंद्र ग्रहण होता है। पहले हम इसके कुछ शब्दों को समझ लेते हैं। यदा अर्थात जब, पृथिव्या अर्थात अधिकारांत स्त्रीलिंगांत प्रयोग षष्ठी विभक्ति एकवचनांत का रूप, छायापातेन शैडो, पातेन पड़ने से, चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, अब उपसर्ग पूर्वक रुधिर धातु, तो अवरुध्यते अर्थात रुक जाता है, और तदा तब चंद्र ग्रहणम भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। देखिए, जब सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी इस प्रकार आ जाती है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी इस प्रकार आ जाती है कि पृथ्वी की छाया से चंद्रमा का पूर्ण या आंशिक भाग ढक जाता है। जैसे यहाँ पर है, जब यहाँ चंद्रमा है, इसके बीच में ये पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी से चंद्रमा का कभी पूर्ण और कभी आंशिक भाग ढक जाता है, तो इसी को बोलते हैं चंद्र ग्रहण। कभी उसे पूर्ण चंद्र ग्रहण बोला जाता है, फिर कभी आंशिक चंद्र ग्रहण बोला जाता है, क्योंकि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, और सूर्य का प्रकाश जब नहीं मिलेगा तो उसमें एक छाया बन जाती है। तो पृथ्वी की छाया से जब चंद्रमा का पूर्ण या आंशिक भाग ढक जाता है, जब इस स्थिति में पृथ्वी सूर्य की किरणों को चंद्रमा तक पहुंचने में अवरोध लगा देती है। ऐसी स्थिति में जो सूर्य की किरणें हैं वो चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती, और इस घटना को क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण बोलते हैं। ठीक है। यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, जब पृथ्वी के छायापात से, जब पृथ्वी की छाया पड़ने से सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता, चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, और चंद्र का प्रकाश रुक जाता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सूर्य ग्रहण कैसे होता है। तथैव, उसी प्रकार, पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये, पृथ्वी और सूर्य के मध्य समागतस्य, सम्यक रूपेण आगतस्य, पूर्ण रूपेण आगतस्य, समांग उपसर्गौ गम धातु, गम ऋगतौ धातु है, तः प्रत्यांत समागतः, फिर पुल्लिंगांत रूप षष्ठी विभक्ति समागतस्य, चंद्रस्य, चंद्र का विशेषण समागतस्य, छायापातेन सूर्य ग्रहणं भवति। उसी प्रकार से पृथ्वी और सूर्य के मध्य में चंद्रमा के आने से, पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये, इन दोनों के मध्य में जब चंद्रमा आ जाता है और उसकी छाया से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है, तो दृश्यते दिखाई देता है। तो हम इसको फिर समझते हैं। देख, तथैव, जिस प्रकार से चंद्र ग्रहण हुआ उसी प्रकार से सूर्य ग्रहण भी होता है, पर इसमें थोड़ी स्थितियां अलग हो जाती हैं। कैसे? पृथ्वी और सूर्य के बीच में, देखिए, पृथ्वी और सूर्ययोः मध्ये, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा की परछाई से, समागतस्य चंद्रस्य, समागत जो चंद्र है उसकी परछाई से, छायापातेन सूर्य ग्रहणं भवति, उसकी परछाई, जब उसकी परछाई से सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ता है। अब कैसे दिखाई पड़ता है तो देखते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है, ये चंद्रमा है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है, तथा पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण या आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा आच्छादित हो जाता है। तो पृथ्वी से जब हम सूर्य की ओर देखते हैं तो उस परिक्रमा पथ में चंद्रमा आ जाता है, और उस चंद्रमा के आने से सूर्य का आंशिक भाग या पूर्ण भाग पृथ्वी से देखने से छुप जाता है। इसी घटना को हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण। ठीक है। तो समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन, उस चंद्रमा की छाया पड़ने से पृथ्वी से देखने पर जो सूर्य है वो आंशिक या पूर्ण रूप से नहीं दिखाई देता, तो उसे बोलते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्यजनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। अब जब समाज में जब कोई नया विचार आता है तो उस नए विचार में क्या होता है, उस नए विचार का स्वीकार करने में प्रायः सामान्य लोग कठिनता का अनुभव करते हैं। ठीक है। समाजे नूतनानाम, जब समाज में नए विचारों का स्वीकार करना होता है, नए विचारों का जब हमारे बुद्धि में आधान किया जाता है, तो अधिकतर सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति, काठिन्य का अनुभव करते हैं, काठिन्यम अनुभवन्ति, तो काठिन्य का अनुभव करते हैं। यहाँ पर जो ये काठिन्य है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पर काठिन्यम अनुभवन्ति।
अस्तु। काठिन्यम अनुभवन्ति। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे, नूतनानाम अर्थात नए, षष्ठी विभक्ति का रूप है नूतन शब्द से, नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे, स्वीकार करने में प्रायः सामान्यतः सामान्य जनाः, जो सामान्य जन हैं वो काठिन्य का अनुभव करते हैं, अनुभवन्ति, काठिन्य का अनुभव करते हैं, कठिनता का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। तो अब कठिनता का अनुभव कैसे? पहले लोग समझते थे कि पृथ्वी जो है वो स्थिर है, सूर्य आदि ग्रह चलायमान है, तो अब कोई ज्योतिर्विद्या गणितज्ञ आके ये सब खंडन कर दे तो पूर्व जो चली हुई आ रही रूढ़ी है, तो बहुत सारे लोग उसको स्वीकार करने में कठिनता का अनुभव करते हैं। तो उसी प्रकार से भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोध अभवत्, उसी प्रकार से भारतीय ज्योतिष शास्त्र में आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तो जो पंडित जी विद्वान वाले थे वो सोचते थे कि आपने कैसे कर लिया, हमने नहीं करा, इसलिए वो थोड़ा सा जेलसी थी इसलिए भी, और उनके गणितीय आकलन था वो तो बिल्कुल विशुद्ध रूप से एक साइंटिफिक खोज उन्होंने की थी, तो सब लोग उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, कुछ लोग रूढ़ी के कारण, कुछ लोग विद्वेष के कारण। तो भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्, उसी प्रकार से आर्यभट्ट का भी विरोध अभवत् अर्थात हुआ। तस्य सिद्धांताः उपेक्षिताः, उपेक्षित कर दिए, तिरस्कृत कर दिए उनके सिद्धांतों को। तस्य सिद्धांताः अर्थात जो भी उनके सिद्धांत, पृथ्वी चला चंचला याले जो सिद्धांत थे, अक्षय घूर्णति और ग्रहण आदि के जो सिद्धांत थे वो सब उपेक्षित कर दिए, तिरस्कृत कर दिए, कह दिए ये सब बेकार है। पंडितम मन्यानाम, पंडित मन्य शब्द से यहाँ पर षष्ठी विभक्त्यांत रूप बनाया है, तो अर्थात जो स्वयं को बड़ा विद्वान मानते थे तो सह, तो उनकी सभा में वो उपहास के पात्र बने, उपहास पात्रम जातः, वह पंडित जो बड़े बड़े पंडितों की सभाओं में भी उपहास के पात्र बने। सपंडितम मन्यानाम उपहास पात्र, वो बड़े बड़े पंडितों के उपहास पात्रम जातः, अर्थात देखिए भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोध अभवत्, उसी प्रकार से आर्यभट्ट का ये विरोध हुआ। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उनके सिद्धांत सब बेकार कर दिए गए, तिरस्कृत कर दिए गए, अनसुने कर दिए गए, और स्वयं को भी पंडितम मन्यानाम अर्थात जो पंडित मानते थे हंसी का पात्र विषय बन गए। आर्यभट्ट पंडितम मन्यानाम उपहास पात्रम जातम, वह स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों की हंसी का पात्र भी बने, अर्थात जो बड़े बड़े विद्वान समझते थे अपने आप को, सह अर्थात आर्यभट्ट उपहास पात्रम जातम, तो वो उपहास पात्र बन गए। पुनरपि, फिर भी, पुनः अपि फिर भी, तस्य अपि भी क्या एक अव्यय है, अपि का अर्थ होता है भी, पुनः फिर भी, तस्य दृष्टि कालातिगामिनी, फिर भी उनकी दृष्टि कैसी थी? कालातिगामिनी, काल को लांघने वाली, काल का उल्लंघन करने वाली, अर्थात एक काल में ऐसा विचार नहीं था जो एक काल में जाके समाप्त हो जाएगा, जो नहीं मानेंगे तो वो नहीं मानेंगे तो सब समाप्त हो जाएगा। वो एक विशुद्ध वैज्ञानिक खोज थी, तो वो तो समय को लांघने वाली थी, आज भी है और 100 साल बाद भी वो स्थिति रहेगी, उनका विचार रहेगा। तो पुनरपि तस्य दृष्टि, फिर भी उनकी दृष्टि अर्थात उनकी विचारधारा थी जो वो कालातिगामिनी दृष्टा, काल को लांघने वाली दिखाई पड़ी, ठीक है। कालातिगामिनी, काल को लांघने वाली दृष्टि अर्थात विचारधारा, उनका व्यू, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टा अर्थात देखी गई। आधुनिकैः वैज्ञानिकैः तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः, पर आधुनिक विद्वानों ने तस्मिन् उनमें और उनके सिद्धांते समादरः प्रकटितः, आधुनिकैः अर्थात मॉडर्न वैज्ञानिक साइंटिस्ट, तस्मिन् अर्थात उनमें, आर्यभट्टेस्मिन्, तस्य और उनके, आर्यभट्टस्य सिद्धांते समादरः प्रकटितः, उनके और उनमें और उनके सिद्धांतों में आदर दिखाया, आदर प्रकट किया। अस्मात् एव कारणात् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्, इसी कारण से अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य, अस्मात् एव कारणात् इसी कारण से, अस्माकं अर्थात हमारे, प्रथम उपग्रहस्य नाम, पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट पड़ा। उनके ही नाम से, उनके कार्यों को देखकर, उनकी खगोलीय पद्धतियों की, उनकी खगोलीय विचारधाराओं को देखकर हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट पड़ा, ठीक है।
देख लेते हैं एक बार। आधुनिकैः वैज्ञानिकैः तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समादरः प्रकटितः। जो आधुनिक साइंटिस्ट थे, मॉडर्न साइंटिस्ट, उन्होंने उनमें और उनके सिद्धांतों में आदर प्रकट किया, विश्वास प्रकट किया। और अस्मात् एव कारणात्, इसी कारण से अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य, इसी कारण से अस्माकं अर्थात हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इति कृतम। देखिए उस समय की स्थिति, उस समय ना कोई ऐसे टेलीस्कोप था, ना कोई इतनी दूरबीन थी, फिर भी उन्होंने घर बैठे अपने अध्ययन से, गणितीय आकलन से उस सिद्धांत को स्थापित किया। जिस सिद्धांत के बारे में अगर हम आज सोचें, आज भी पसीने छूट जाएं, तो वो थी उनकी बुद्धि की पराकाष्ठा। तो उन्होंने उनके नाम पे जो हमारा प्रथम उपग्रह था आर्यभट्ट, वो स्थापित किया। आर्यभट्ट, हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा। देखिए आर्यभट्ट, जब हम पुराना एक 2 का नोट है ना, उसमें एक आर्यभट्ट जो ग्रह है उसकी इमेज है। तो आर्यभट्ट इति कृतम। और आर्यभट्ट कहाँ से भेजा गया? तो आर्यभट्ट एक जो प्रथम उपग्रह था वो 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में रूस द्वारा भेजा गया था। उनके नाम पे, उनकी विचारधाराओं को देखकर तभी उनके नाम पे आर्यभट्ट रखा गया। उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो अविस्मरणीय हैं। तो वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः, वस्तुतः वास्तव में परंपरा के, कैसी परंपरा? गणितीय परंपरा। और वो गणित कहाँ की है? भारतीयाः गणित परंपरा, अर्थात वस्तुतः वास्तव में भारतीय गणित परंपरा के, अथच और विज्ञान परंपरायाः, और विज्ञान परंपरा के, असौ अर्थात वह एक, असौ शब्द अदस शब्द के अदस शब्द सकारांत पुल्लिंगांत रूप है। तो असौ अर्थात यह, वह, असौ शिखर पुरुषः आसीत। तो वह एक शिखर पुरुष थे, अर्थात महापुरुष थे। ठीक है। वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत। ये एक शिखर पुरुष थे। ठीक है। इनकी और भी बहुत सारी खोज, इन्होंने पाई की वैल्यू भी बताई। तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिससे हमें इन पर गर्व होना चाहिए। अस्तु। तो आज इस पाठ को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।